हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PGMN में। आज हमें स्टार्ट करना है हमारा नया चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम हमारे चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी को अलग अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन भी डिफरेंट है। नाउ बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग तरीके से जो डिफाइन किया है, इसमें से एक डेफिनेशन ये है, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल फॉर्म, प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। बायोटेक्नोलॉजी नाम से हमें पता चलता है, बायो का मीनिंग क्या है बच्चों? मीन्स लाइफ या फिर लिविंग थिंग या फिर कोई भी एक ऐसी थिंग जो जिंदा है। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके या फिर लिविंग थिंग्स का यूज करके कुछ ऐसे टेक्निक्स डेवलप करते हैं जो अल्टीमेटली हम ह्यूमन बीइंग को या फिर और किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या फिर लिविंग फॉर्म को हेल्प करता है इसके लाइफ को इजी बनाने में। अकॉर्डिंग टू OECD, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इन्होंने कहा था, इसकी डेफिनेशन इस तरह से दी थी, दैट इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू द प्रोसेसिंग of material by biological agent to provide good and service to human welfare। यानी सिंपल इसमें एप्लीकेशन होता है साइंटिफिक एज वेल एज इंजीनियरिंग प्रोसेसेस का भी, और इसका अल्टीमेट एम यही है कि हमें ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड करना है। नाउ जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका ओरिजिन काफ़ी पुराना है, मतलब काफ़ी सदियों से ये बायोटेक्नोलॉजी चलता आ रहा है। बस उस टाइम पे उसको नाम अलग था, फॉर्म अलग था, और आज के ज़माने में इसको हर एक नाम, फॉर्म, ये सब कुछ अलग और अच्छे से दिया हुआ है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ ऑकर्ड इन द 2 phases। अभी ये बायोटेक्नोलॉजी के 2 अलग अलग फेजेस है जिसको हमें देखना है। फर्स्ट फेज में आता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल का मीनिंग होता है पारंपरिक, जो हम पुरानी सदियों से यूज करते आ रहे हैं। जिस तरह के आप यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे हो, कुछ इडली है, ब्रेड वगैरह, ये सब क्या है? ये फूड मटेरियल है जो हम काफ़ी सदियों से खाते आ रहे हैं। फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस को हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं। ये सब आती है अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। सब टेक्निक्स या फिर प्रिंसिपल जो काफ़ी एंशिएंट पीरियड से हम यूज़ करते आ रहे हैं हमारे अलग अलग ब्रांचेस में, या फिर हम अलग अलग लाइफ स्टाइल के लिए इसको यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो फूड के लिए रहे या फिर और कोई अलग प्रोसेस के लिए रहे। इन सब को कंसिडर किया जाता है अंडर द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद में आता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में है कि इस रिसेंट एरा में हमने जो कुछ भी डेवलपमेंट किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर बायोटेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट किया है, ये सब आता है अंडर द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी 1970 में एक नया टेक्निक डेवलप हुआ था जिसे RDNA टेक्निक कहा जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसेंशियल टेक्निक है जिसको हमें और डिटेल में स्टडी करना है। ये टेक्निक को डेवलप किया था स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने इन 1973। अभी RDNA टेक्नोलॉजी क्या है, इसको तो हमें काफ़ी डीप में देखना है एक्चुअल में, बट इसको एक अगर हम इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं RDNA टेक्नोलॉजी को, तो ये क्या होता है, इसमें हमें एक डिजायर्ड जीन को लेना है और किसी एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है और उस डिजायर्ड जीन का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये टेक्निक होती है RDNA टेक्नोलॉजी। इसको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, एक DNA का रिकॉम्बिनेशन करते हैं। जो ऑलरेडी नेचुरल फॉर्म में DNA प्रेजेंट था, इसके अंदर हमने हमारा एक रिक्वायर्ड जो डिजायर्ड जीन था इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, दैट्स वाई इसे RDNA या फिर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अभी इस टेक्निक का यूज कहाँ पे होता है, या फिर इससे हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन चेंज या फिर मॉडिफाई द जेनेटिक या फिर हेरिटेबल मटेरियल। हम डायरेक्टली जो जेनेटिक मटेरियल है इसको भी चेंज कर सकते हैं। हमें चेंज क्यों करना है? अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डिजायरेबल चेंजेस चाहिए या फिर कुछ कैरेक्टर को हमें चेंज करना है, उस टाइम पे हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, RDNA टेक्नोलॉजी में ये एक्चुअल कॉम्बिनेशन है जिसमें हम बायोलॉजी का कॉम्बिनेशन करते हैं और प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करते हैं। किस लिए? हमें प्रोडक्शन करना है किसी एक रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का, दैट्स वाई इस टेक्निक को यूज किया जाता है। दैट्स वाई कंबाइनली हम इसे कह सकते हैं कि ये है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बायोटेक्नोलॉजी में कौन से प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं? जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसके मेन 2 टेक्निक्स है। एक इसमें आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग और सेकंड में आता है केमिकल इंजीनियरिंग। अभी बच्चों जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम अल्टरेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल यानी ये हो सकता है RNA या फिर DNA कोई भी,
और जो केमिकल इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं। स्टेराइल एनवायरनमेंट के नीड कहाँ पे होती है, जहाँ पे हम ये सब जेनेटिक चेंजेस कर रहे हैं या फिर लैब में कोई भी अगर हमें प्रोसेस परफॉर्म करनी है, सो यहाँ पे हमें स्टेराइल इन्वायरमेंट यूज करना होता है। स्टेराइल इन्वायरमेंट का मीनिंग होता है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो प्रेजेंट नहीं ही है बट उनके स्पोर्स भी प्रेजेंट नहीं है, यानी वो उसमें प्रोड्यूस हो सकता है ऐसा कोई भी चांस नहीं है। ऐसे कंडीशन को, ऐसे एनवायरमेंट को स्टेराइल एनवायरमेंट कहा जाता है। सो स्टेराइल एनवायरमेंट को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे केमिकल का यूज करना है और उस वाले टेक्निक को केमिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। सो इन दोनों भी टेक्निक का यूज करके हम कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। सो वी कैन ऑब्टेन प्रोडक्ट विच इंक्लूड वैक्सीन, यानी जो हम वैक्सीन या फिर जो टीके यूज करते हैं बीमारियों से बचने के लिए, एंटीबॉडीज है, एंजाइम्स है, विटामिन थेराप्यूटिक्स और कुछ ऑर्गेनिक एसिड, इन सब के प्रोडक्शन के लिए हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नाउ अभी हमें देखना है जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए हमने क्या देखा था, जो भी डीएनए या फिर आरएनए के साथ मैनिपुलेशन किया जाता है इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला जाता है। सो इसका डेफिनेशन देख लो बच्चों। सो इसको डिफाइन कर सकते हैं एज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल टुवर्ड्स डिजायर्ड एंड इन अ डायरेक्टेड एंड प्रीडिटरमाइंड वे यूजिंग इन विट्रो प्रोसेस। डायरेक्टेड एंड प्रीडिटरमाइंड वे प्रोसेस है इन विट्रो। ये जितने मैंने सर्कल किए हुए वर्ड्स है बच्चों, ये सब 100% आना ही चाहिए इस डेफिनेशन में। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम डिफाइन करते हैं एज इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ। अभी मैनिपुलेशन का मीनिंग होता है अगर हम हमारे अकॉर्डिंग कुछ नेचुरल चीज को चेंज कर रहे हैं, इसे मैनिपुलेशन कहा जाता है। ओके, सो मैनिपुलेशन ऑफ, किसका मैनिपुलेशन है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसलिए जेनेटिक मटेरियल का मैनिपुलेशन है। किस लिए कर रहे हैं हम, बिकॉज ऑफ डिजायर्ड एंड इन डायरेक्टेड वे। हमें इस मटेरियल को चेंज करना है बिकॉज टूवर्ड्स द डिजायर्ड एंड, ताकि जो एंड रहे ये डिजायर्ड रहे, यानी जिस तरह का हमें रिक्वायरमेंट है उस तरह का एंड हम बना सके। एंड इसे करने के लिए जो प्रोसेस होती है ये एक्चुअल में डायरेक्टेड होती है, यानी ये हम पहले ही डिटरमाइन करके रखते हैं। सो दैट्स व्हाई डायरेक्टेड एंड प्री डिटरमाइंड वे होता है। कंप्लीट प्रोसेस हमारी ये लैब में या फिर लैबोरेटरी में होती है, यानी कि आउट ऑफ द बॉडी है। और आउट ऑफ द बॉडी वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज इन विट्रो। सो दैट्स व्हाई ये कंप्लीट प्रोसेस इन विट्रो होती है और ये है डेफिनेशन हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग की। वेरी गुड। इसके बाद में हमें और इसी के बारे में देखना है। सो मैनिपुलेशन ऑफ जीन, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है या फिर जीन का मैनिपुलेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका एम क्या हो सकता है। सो हम जीन का मैनिपुलेशन कौन से कंडीशन में करेंगे, फर्स्ट अगर हमें रिपेयर करना है कोई डिफेक्टेड जीन, कोई जीन अगर खराब है उसको रिपेयर करना है या फिर उसको कंप्लीटली रिप्लेस करना है, इस टाइम पे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमें डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन या फिर नॉर्मल जीन से रिप्लेस करना है, उस टाइम पे यूज कर सकते हैं। या फिर अगर कोई जीन एब्सेंट है किसी पेशेंट में, तो हम उसके लिए आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं जीन और वहां पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हमें किसी जीन को नए जगह पे, नए लोकेशन पे भेजना है, उस टाइम पे भी हम इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। नाउ इंट्रोड्यूसिंग an altogether new gene manipulation of gene for improvement of living organism combining of gene from two organism altering the genotype या फिर जीन क्लोनिंग एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग एन ऑल टुगेदर न्यू जीन मैनिपुलेशन। हमें क्या करना है, जिस जीन को हमने मैनिपुलेट किया है इसको हमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना है या फिर कंबाइन करना है उस ऑर्गेनिज्म के जो ऑलरेडी उसमें जीन प्रेजेंट था इसके साथ, ताकि हमारा जो भी एम था नया जीन बनाने का या फिर रिप्लेस करने का, इसको हम किसी ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देख सके। नाउ देयरफॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग इट इज अल्टरनेटिवली कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, इसका क्या मीनिंग होता है, क्लोनिंग का मीनिंग होता है एग्जैक्टली सेम या फिर जेरोक्स कॉपी। सो इस वाली टेक्निक में हमें अगर एक ही जीन है, इस एक जीन की तरह दिखने वाले हम हजारों लाखों मीन्स बिलियन ट्रिलियन जीन्स बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। दैट्स वाई से जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी इसको कहा जाता है। नाउ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। सो साइंटिस्ट है भाई, इनका नाम था जॉन ई स्मिथ।
1996 में इन्होंने डेफिनेशन दी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और इन्होंने कहा था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिटेबल मटेरियल बाय इंसर्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल प्रोड्यूस बाय व्हाटएवर मींस आउटसाइड द सेल इनटू एनी वायरस बैक्टीरिया प्लाज्मिड। इन्होंने कंप्लीट ही जो आरडीएनए टेक्निक है इसको एक्सप्लेन किया है एक डेफिनेशन में। सो देखिए समझ के लेते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने क्या कहा है कि हमें न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिटेबल मटेरियल या फिर कोई भी जेनेटिक मटेरियल, मान लीजिए कि डीएनए है या फिर हो सकता है आरएनए, ये दोनों भी क्या होते हैं हमारे हेरिटेबल मटेरियल। सो इन हेरिटेबल मटेरियल को हमें इंसर्ट करना है किसी एक दूसरे सेल में जिसे हम होस्ट सेल बोलते हैं। सो होस्ट सेल के अंदर हमें इसको इंट्रोड्यूस करना है और यहाँ पे हमें इसका इनकॉर्पोरेशन अलाउ करना है ताकि वो जो होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल था और ये वाला जेनेटिक मटेरियल दोनों भी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। फिर जैसे जैसे इसका रेप्लिकेशन होगा वैसे वैसे हमारा जो डिजायर्ड आरएनए या फिर डीएनए या फिर जो भी जीन था इसके हमारे पास मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे। सो ये इतना सब इन्होंने एक डेफिनेशन में ही कहा था कि क्या होती है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है बच्चों, जो भी हमारा रिक्वायर्ड जेनेटिक मटेरियल है डीएनए या फिर आरएनए, इसको हमें इंट्रोड्यूस करना है किसी आउटसाइड की बॉडी में या फिर आउटसाइड की सेल में जिसे हम होस्ट सेल बोलते हैं। सो इस होस्ट सेल में हमें डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करना है, उस होस्ट सेल का डीएनए और अपना डीएनए मिक्स हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और हमें नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन मिल जाएगी या फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट था ये मिल जाएगा। सो ये है हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद में हमें देखना है कि एक्चुअल में कौन सी टेक्निक को यूज किया जाता है जीन के क्लोनिंग के लिए या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। सो जीन क्लोनिंग या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसकी जो प्रोसेस है इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं। सो एक जीन जिसका फंक्शन नोन होता है इसको हमें ट्रांसफर करना है नॉर्मल लोकेशन पर वाया अ सुटेबल वेक्टर। द ट्रांसफर जीन इज रेप्लिकेटेड नॉर्मली एंड इट इज हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट प्रोजेनी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्टेप में टेक्निक ऑफ जीन क्लोनिंग में अभी ये फर्स्ट स्टेप में हमें कोई एक फंक्शनल जीन को ही पहले सेलेक्ट करना होता है। सो इसके लिए नाउ जो टूल्स रिक्वायर्ड है इस आरडीएनए टेक्निक के लिए, सो ये टूल्स कौन से, सो इसमें फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस में आता है हमें चाहिए मैक्रोमोलिक्यूल जिसमें आता है डीएनए या फिर आरएनए। अगर यही नहीं रहेगा तो जीन कहाँ से लाओगे। सो दैट्स वाई ये दोनों में से कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल यहाँ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस, टूल्स एंड टेक्निक के अंडर हमें सब स्टडी कर रहे हैं। ओके, नाउ अभी ये हमें डीएनए और आरएनए कहाँ से मिलने वाले, सो ये हमें मिलने वाले हैं किसी लिविंग सेल से। सो इट इज सिंथेसाइज इन द लिविंग सेल। जो हर एक ऑर्गेनिज्म का ये जेनेटिक मटेरियल होता है ये सभी क्राइटेरिया में डिफरेंट होता है। फिर उनका मोलिकुलर वेट हो, सोल्युबिलिटी हो या फिर चार्ज का प्रेजेंस हो, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट एक्सेट्रा, इन सब प्रॉपर्टीज के लिए सभी का मैक्रोमोलिक्यूल या फिर प्रोटीन डिफर करता है। कुछ टेक्निक हम यूज कर सकते हैं टू आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज द मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, हमें पहले इन आइसोलेट करना है इसको, यानी कि हम सेल के बाहर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को ही निकालेंगे, उसमें से हमें जीन मिलने वाला है ना। कुछ टेक्निक्स को हम यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। अभी साइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल वैरीज एंड देयर मोलिकुलर वेट आल्सो वैरी। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि ये सब क्राइटेरिया अलग अलग होता है हर किसी मॉलिक्यूल का। नाउ जो टेक्निक हमें यूज करनी है ये बेस्ड होती है या फिर ये किस पर बेस है, ये बेस करती है हमारे रिक्वायर्ड जीन के मोलिकुलर वेट पर, फिर जेल परमिएशन, ऑस्मोटिक प्रेशर, आयन एक्सचेंज, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब टेक्निक्स है जिसको यूज करके हम इसे एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट आपको याद रखना है टूल्स एंड टेक्निक में, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस में ये सब जो नाम अभी हमने देखे ये सब इसमें आते हैं। अभी जो डीएनए होता है अपना ये निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये माइग्रेट होता है एनोड की तरफ, और जो स्मॉल फ्रेगरेंट होते हैं इसके, यानी जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के, ये फास्ट मूव होते हैं और सेपरेट भी हो जाते हैं। इसलिए यूज ऑफ अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज, एसडीए पेज, ये सब डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज कर सकते हैं। ये सब टेक्निक हमें यूज कहाँ पे करनी है जीन क्लोनिंग में, हमें जो मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करना है इसके लिए सब टेक्निक्स यूज करनी है। नाउ नेक्स्ट है इसमें पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो ये क्या होता है, सो ये एक ऐसा डिवाइस है, एक्चुअली पीसीआर एक टेक्निक है या फिर एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जो कंप्लीटली किसी मशीन या फिर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें इंसान का कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता।
सो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें अगर हमने कोई एक जीन प्लेस कर दिया, जीन यानी क्या होता है, जैसे आपको पता है ये है हमारा डीएनए, डीएनए का एक स्पेसिफिक फ्रैगमेंट अगर हमने कट करके ले लिया, सो ये जो स्पेसिफिक फ्रैगमेंट होगा इसे हम जीन बोल सकते हैं। यस, इट कैन बी कॉल्ड एज जीन। सो ये जीन का अगर हमारे पास एक ही पीस है और अगर हमें ऐसे ही बहुत सारे पीसेस चाहिए, फिर ऐसे बहुत सारे कॉपीज चाहिए, सो इसको हम जेरोक्स मशीन में तो नहीं डाल सकते, बट वी कैन यूज द पीसीआर। पीसीआर में क्या होता है, किसी सिंगल एक स्ट्रैंड का या फिर किसी सिंगल एक सेगमेंट ऑफ द जीन को हम मल्टीपल कॉपीज में ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये एक डिवाइस है, ओके, ये याद रखना है आपको, ये डिवाइस है जो पीसीआर है, इट इज अ डिवाइस। इसका यूज क्या है, इसका यूज है जीन को क्लोन करना, यानी कि जीन के मल्टीपल कॉपीज ऑब्टेन करना, यही इसका यूज है। और इसमें क्या होता है, जीन का मल्टीप्लिकेशन होता है इन विट्रो आउट ऑफ द बॉडी। ये लिविंग थिंग में नहीं हो रहा है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली प्रोसेस नहीं है, ये कंप्लीटली एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है हमारा जो जीन हमने इसमें प्लेस किया, इसका एम्प्लीफिकेशन, यानी कि मल्टीपल कॉपीज हमें मिलती है। अभी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं इस पीसीआर का। सो कैरी मुलिस नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1985 में ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी और उन्होंने ये कहा था कि इस टेक्निक को यूज करके हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ जीन, यानी किसी डीएनए का एक डिजायर्ड सेगमेंट या फिर जीन को हम मल्टीपल कॉपीज में ऑब्टेन कर सकते हैं। प्लस ये जो प्रोसेस रहेगा ये काफ़ी कम टाइम में, यानी कुछ घंटों में ही हो जाता है। और इसमें से हमें जो एम्पलीफाइड या फिर जो मल्टीप्लाई करके जो मिलने वाले सेगमेंट है, ये 100% या फिर मैक्सिमम इसकी एक्यूरेसी रहती है। यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होती बेस इस सेगमेंट के प्रिपरेशन में। सो ये जो प्रोसेस है ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड होती है, इसे थर्मल साइकिल के द्वारा किया जाता है, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर बेस होता है ये कंप्लीट टेक्निक। नाउ ये जो पीसीआर है ये एक इन विट्रो टेक्निक है ऑब्वियसली, यानी कि आउट ऑफ द बॉडी होता है, लिविंग थिंग के अंदर नहीं हो रहा है, ये मशीन में होता है, जिसमें हमने क्या किया है, एक डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट या फिर जो डीएनए सेगमेंट हमें चाहिए था, इस डीएनए सेगमेंट को हमने प्लेस कर दिया पीसीआर में। पीसीआर में प्लेस करने के बाद सेम इसी तरह के हमें काफ़ी सारे कॉपीज मिल जाएंगे डीएनए के, जिसके अंदर एक्यूरेसी हाई होगी और स्पेसिफिसिटी भी रहेगी, यानी यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होते। फिर ये जो डीएनए रहता है इसको एम्पलीफाइड डीएनए, यानी कि इसके मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाते हैं यूजिंग दिस पीसीआर टेक्निक। नाउ मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर। सो पीसीआर में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो स्टेप नंबर फर्स्ट है, ये सब थर्मल साइकिल यानी कि डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। सो स्टेप नंबर फर्स्ट का टेम्परेचर है 90 से 98 डिग्री सेल्सियस, ओके। और इस वाले टेम्परेचर पे क्या होता है, हमने जो डीएनए स्ट्रैंड रखा था इसका डीनेचुरेशन होता है। डीनेचुरेशन यानी कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था हमारा, अब ये डीनेचुरेशन होने के बाद सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब इसके बाद में आता है स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप में टेम्परेचर है 40 से 60 डिग्री सेल्सियस। इसमें हमारा जो मिक्सचर था ये कूल हो जाएगा। अभी देखो 90 से 98 था, वहां से सीधा ये ड्रॉप डाउन होता है 40 से 60 के टेम्परेचर के ऊपर। और यहाँ पे इस वाले टेक्निक को या फिर इस वाले प्रोसेस को एनिलिंग कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो बेस पेयर्स होते हैं ये बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी जो सिंगल स्टैंड्स थे सो इनके बेस पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अभी स्टेप नंबर 3 आता है। अगेन स्टेप नंबर 3 में टेम्परेचर आपको याद रखना है, ये है 70 से 75 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब इस वाले टेम्परेचर पे क्या होता है, इसमें होता है हमारा जो डीएनए बना था इसका एक्सटेंशन। सो इट इज कॉल्ड एज द प्राइमर एक्सटेंशन, ओके। इस वाली जो स्टेप है स्टेप नंबर 3, इसमें या फिर इसमें जो प्रोसेस होता है इसे कहा जाता है प्राइमर एक्सटेंशन। इसमें हमारा जो टैक डीएनए पॉलीमरेज था इसको यूज करके जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे उसको एज टेम्पलेट यूज किया जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है, यानी कि जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थे यहाँ पे टैग डीएनए का यूज होकर इसके साथ न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन के तैयार होते हैं और प्लस इनका एक्सटेंशन होता है, यानी इनकी साइज बढ़ती जाती है। ये होता है स्टेप नंबर 3 में। काफ़ी इजी है पीसीआर और काफ़ी बार पूछा गया है पीसीआर। पीसीआर में आपको याद रखना है थोड़ा सा, इसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट हमने देखा था कैरी मुलिस भाई साहब का, ये वाला याद रखो। मैकेनिज्म में आपको थर्मल साइकिल याद रखनी है टेम्परेचर की। देखो पहले टेम्परेचर बढ़ गया था काफ़ी, थोड़ा सा कम हुआ, फिर वापस थोड़ा सा बढ़ गया। कौन से स्टेप में कौन सा काम होता है अच्छे से याद रखना है, बस इतना ही है हमारे पीसीआर टेक्निक में।
इसके बाद में इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन को उतारते हैं अपने आंसर बुक में, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होता है और आपको इतना काम करना है। तो देखिए, मान लीजिए कि हमारा फर्स्ट कॉपी था जीन का जो कि डिजायर्ड है, यानी कि हमें उस जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। सो बस इस जीन को उठा लो, इसका डीनेचुरेशन करना है। इसका टेम्परेचर है 90 से 98 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर पे देखो डीनेचुरेशन हो गया, यानी दोनों भी स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। अभी इस स्ट्रैंड का होता है एनिलिंग। एनिलिंग के लिए क्या किया जाता है? एनिलिंग के लिए हमारा टेम्परेचर है 40 से 60 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में नेक्स्ट वाला स्टेप जिसमें हमने 70 से 75 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा था, और अब ये जो दोनों भी डीएनए स्ट्रैंड से, ये डीएनए स्ट्रैंड क्या करते हैं, अपने अपने तरफ से न्यूक्लियोटाइड का टैग डीएनए को यूज करके न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पेयर को अटैच हो जाते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे जिसका एक कॉपी था, अभी यहाँ पे इसके 2 कॉपीज बन गए और हमें जो इसका मल्टीप्लीकेशन करना था ये हो गया। सो ये फर्स्ट साइकिल होता है जिसमें हमने एक कॉपी से 2 कॉपी बनाए। अभी डिपेंड करता है कि हमें कितने सारे कॉपीज चाहिए, सो उसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन दैट हम क्या करते हैं, मल्टीपल साइकिल रन करते हैं और उसके मल्टीपल कॉपीज को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अभी देखिए, फर्स्ट साइकिल में क्या होता है, एक कॉपी से हमें 2 अलग अलग डीएनए स्ट्रैंड्स मिल गए, ठीक है। अगर इसका हमने सेकेंड साइकिल रन किया इसी के ऊपर, सो ये 2 के हो जाते हैं 4। ओके, इस तरह से ये डबल डबल में बढ़ता जाता है। सो ये है हमारी आरडीएनए टेक्नोलॉजी, सॉरी पीसीआर टेक्निक। अभी देखिए पीसीआर टेक्निक के बारे में कुछ फैक्ट्स। सो अगर हमें 1 साइकिल रन करनी है, सो पीसीआर के एक साइकिल के लिए हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते, ओनली 3 to 4 मिनट्स इसमें एक साइकिल रन हो जाती है। उसके बाद अगेन हम फिर सेकेंड साइकिल रन कर सकते हैं। अब ये कंप्लीटली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो थर्मल साइकिल का यूज करती है, यानी टेम्परेचर चेंजेस में इन्वॉल्व होता है, और तीनों भी जो स्टेप्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली रिपीट होते हैं कम से कम 20 से 30 बार। ओके, जो स्टेप्स होते हैं ये रिपीट होते हैं कम से कम 20 to 30 टाइम्स, एंड दस एट द एंड जितने भी साइकिल, अभी हमारे पास कितने नंबर ऑफ रेप्लिका या फिर कितने नंबर ऑफ डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है, सो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2:n, जहां पे n इंडिकेट करता है दैट कि कितने नंबर ऑफ साइकिल्स हमने यूज किए हैं। सो n इंडिकेट्स नंबर ऑफ साइकिल। सो टोटल कितने हमारे पास अभी कॉपीज ऑफ द जीन बने हैं, इसको काउंट करने के लिए 2:n ये फॉर्मूला होता है, जहां पे n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ साइकिल। कंप्लीटली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है, इतना आपको याद रखना है। यस मेरे प्यारे बच्चों, अभी आगे बढ़ते हैं ना बायोलॉजिकल टूल्स में और क्या क्या आता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। सो इसमें 3 टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल टूल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें है एंजाइम है, क्लोनिंग वेक्टर आता है, इसी क्लोनिंग वेक्टर को ही हम वेहिकल डीएनए भी बोल सकते हैं, और एक होता है हमारे पास कॉम्पिटेंट होस्ट या फिर क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, ये सब आपको याद रखना है। बायोलॉजिकल टूल्स में कौन कौन से टूल है, एंजाइम होता है, क्लोनिंग वेक्टर होता है, क्लोनिंग वेक्टर को ही हम वेहिकल डीएनए बोल सकते हैं, और एक होता है कॉम्पिटेंट होस्ट। सो ये तीनों है बायोलॉजिकल टेक्निक टूल्स जो रिक्वायर्ड है हमारे आरडीएनए टेक्निक में। इसके बाद में आता है, अब हम एक एक को डिटेल में देखते हैं। सो एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम हमें यूज करने हैं। सो एंजाइम में फर्स्ट है लाइसोजाइम, उसके बाद में है कुछ न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस में आता है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अगेन इसके अंदर आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस। ये सब एंजाइम्स का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। बस एंजाइम में कौन से एंजाइम हमें इसेंशियल है या फिर कौन से इंपॉर्टेंट है, आपको एनलिस्ट करना होगा एग्जाम में। सो याद रखना है कि जो हमारा लाइसोजाइम है, उसके बाद में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के 2 टाइप होते हैं, एक्सो और एंडो, प्लस इसके बाद फिर हमारा आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड देन डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ये सब एंजाइम्स हमें यूज करने हैं। इसके बाद में है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या मीनिंग होता है, अभी जो एंजाइम हमें क्या करना है, डीएनए स्ट्रैंड को करना है वही कट। सो इसको कट करने के लिए हम डायरेक्टली ऐसे हाथ से तोड़ नहीं सकते, फिर कैंची से काट नहीं सकते, कट करने के लिए एंजाइम चाहिए, ये होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो ये ऐसा एंजाइम जो इस फॉस्फोडाइस्टर बैंड को कट कर सकता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। फिर अभी इस न्यूक्लियस के टाइप होते हैं एक्सो और एंडो। तो सिंपल एक्सो का मीनिंग होता है ऐसा एंजाइम जो हमारे इस न्यूक्लियोटाइड को कट करता है एंड से,
ठीक है, एंड वाले पोर्शन में अगर कट कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहे हैं एंड वाले पोर्शन में, सो इसे कहा जाता है एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मीनिंग होता है ऐसा एंजाइम जो हमारे डीएनए स्ट्रैंड को कहीं से भी कट कर सकता है, इंटरनली कहीं से भी कट कर सकता है, इसे कहा जाता है एंडोन्यूक्लियस। ओके, नाउ कुछ फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन, इसके बाद हमें देखना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो द फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन एट हाईली स्पेसिफिक साइट ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ द डुप्लेक्स इज कट बाय दिस एंजाइम कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और सिंपली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर ही काम करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक बेस पेयर को ही कट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ये कंप्लीट अपना डीएनए स्ट्रैंड है और कोई एक एंजाइम है जो सिर्फ ये इधर वाले न्यूक्लियोटाइड को ही कट करता है, इधर जो न्यूक्लियोटाइड का या फिर जो बेस पेयर इसको कट नहीं कर सकता। सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मीनिंग होता है ऐसा एंजाइम जो किसी स्पेसिफिक साइट पर ही हमारे स्ट्रैंड को कट करेगा, इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। एंड दे वेर गिवन with the name because they are used by the bacteria to destroy the various viral DNAs that might enter the cell। अभी ऐसे इसको नाम ऐसा क्यों दिया गया है, बिकॉज इसी ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया है हमारे नेचर में, जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके इस तरह के एंजाइम को यूज़ करते हैं टू डिलीट या फिर टू कट दी वायरल डीएनए। अगर जैसे हमें भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है उस तरह से कुछ बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्शन होता है बाय द वायरसेस या फिर और दूसरे बैक्टीरिया से भी। सो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वायरल डीएनए को कट करने के लिए इस तरह के कुछ एंजाइम्स का यूज करते हैं। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर दस दी मोलिकुलर सीजर। अभी देखो यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमने देखे ये क्या कर रहे हैं, हमारे जो मैक्रोमोलिक्यूल है जो हमें रिक्वायर्ड है हमारे आरडीएनए टेक्निक के लिए, इसको कट कर रहे हैं। और कट करने वाले जो हमारी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है इसे हम कैंची या फिर सीजर बोलते हैं। सो दैट्स वाई इस एंजाइम को यहाँ पे सीजर या फिर मोलिकुलर सीजर कहा जाता है, बिकॉज ये मोलिक्यूल का कट या फिर कटिंग करता है। और ऐसा साइट जहाँ पे ये स्पेसिफिकली कट करता है इसे रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा जाता है या फिर रिकॉग्निशन साइट कहा जाता है। नाउ जो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं इनके अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस या फिर रिकॉग्निशन साइट होते हैं, यानी कि वो स्पेसिफिक बेस पेयर के लोकेशन पे जाके ही हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल होता है इसको कट करते हैं। सो अभी रिकॉग्निशन सीक्वेंस के बारे में कुछ और डिटेल में देखते हैं। सो रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी क्या है, ये ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं बाय दी रिकॉग्निशन एंजाइम्स। ये होता है कम से कम 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड का एक लंबा सा पेयर या फिर एक लंबी सी सीक्वेंस। और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई जो एंजाइम होता है ये अपने आप से या फिर यहाँ पे पर्टिकुलर कोई रिकॉग्निशन साइट बन जाती है और यहीं पे फिर कटिंग होता है। इसके बाद में ये आपको टेबल दिया गया है, इस टेबल में बताया है कुछ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनका सोर्स, ये कहाँ पे कट करते हैं और फिर एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है। सो देखो बच्चों, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, सो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का सबसे पहले नाम कहाँ से आया। सो देखो इसका जो सोर्स है या फिर जो ऑर्गेनिज्म से इसको ऑब्टेन किया गया, इसका नाम है एरिथ्रोबैक्टर ल्यूशियस। सो एरिथ्रोबैक्टर ल्यूशियस, इधर का लास्ट वाला एलयू और स्टार्टिंग का ए, इसको लेके बना दिया एएलयू, दैट इज LU1, ये फर्स्ट स्ट्रेन रहा होगा इसलिए। इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है AGCT वाला। सो और ये कहाँ पे इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये AT एक साइड में और CT एक साइड में, सॉरी AG और CT के बीच में, यानी कि ये क्या कर रहा है, कंप्लीटली कट कर रहा है। और अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से कंप्लीट कट होता है, सो जो प्रोडक्ट हमारा बनता है इसमें एग्जैक्टली 2 टुकड़े हो जाते हैं और एंड प्रोडक्ट हमारा ब्लंट एंड रहता है, यानी वो एक दूसरे की तरफ अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं फील करते, वो कंप्लीटली कट हो जाते हैं। इसके बाद में बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियस H, ये नाम का जो हमारा एक सोर्स है, यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑब्टेन हुआ है, विच इज़ द बाम। इधर से B आया और इधर से AM आम H, और ये स्ट्रेन नंबर 1 था इसलिए H1। रिकॉग्निशन सीक्वेंस के अंदर इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, GGATCC। सो इसके अंदर G से नीचे वाले की साइड में भी G से। सो यहाँ पे ये है इसका रिकॉग्निशन साइट, यानी वो यहाँ पे कटिंग करेगा। अब यहाँ पे कट होने के बाद क्या होगा, इतना पोर्शन अलग हो जाएगा और ये ऊपर का पोर्शन अलग हो जाएगा। यानी देखिए ऊपर वाला कैसा था,
मान लीजिए कि इस पेन को मैंने पूरा ही इस तरह से कट कर दिया, सो इसके एग्जैक्टली 2 अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे। बट अगर इसको मैंने ऐसे टेढ़े से कट किया, सो ये क्या हो जाएगा, यानी ये टेढ़े से कट करने के बाद क्या होगा, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर दिखेगा बस उसी तरह से देखिए, इधर भी वैसे ही है। ठीक है, कंप्लीटली कट नहीं हो रहा है। इस वाले कंडीशन में जो कटिंग करने के बाद जो हमें 2 अलग अलग पीसेस रहते हैं, ये स्टिकी एंड कहलाते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करते हैं। इसके बाद में है एस्चेरिया कोलाई। सो एस्चेरिया कोलाई का देखिए ये है ई, कोलाई का CO और राय 1-3 या फिर राय 13 का सिर्फ R लेकर इसको ये स्ट्रेन नंबर 1 दिया है। सो अगेन इसमें सेम उसी तरह का रिकॉग्निशन साइट है और इसमें से भी हमें स्टिकी एंड ही मिलने वाले हैं। इसके बाद में है H इन्फ्लुएंजा RD। सो इसका भी नाम ये H ले लिया और इन्फ्लुएंजा का IN और RD का D ले लिया। सेकेंड स्ट्रेन है इसलिए 2। सो इसके अंदर भी क्या हो रहा है, रिकॉग्निशन साइट जो है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने वाले हैं और कटिंग होने के बाद 2 अलग अलग पीस मिलते हैं और जो प्रोड्यूस करते हैं ब्लंट एंड, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील नहीं करते। सो ये है इस टेबल में दिया हुआ। आई होप कि समझ में आया ही होगा आपको। सो अब इसके बाद में आपको देखना है एक टर्म जिसे कहा जाता है पैलिंड्रोम। सो पैलिंड्रोम में क्या होता है, ऐसा कोई शब्द जिसे हम अगर इधर के डायरेक्शन में पढ़ रहे या फिर इधर के डायरेक्शन में पढ़ रहे उसका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, इसे कहा जाता है पैलिंड्रोम। अभी इसका एक काफ़ी क्लासिकल, काफ़ी पुराना एग्जाम्पल है मलयालम। मलयालम इधर से भी अगर पढ़ा तो मलयालम, यानी इसको पढ़ने का डायरेक्शन कोई भी हो इसका प्रोनाउंसिएशन यही होगा। अभी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, मलयालम। सो ऐसे कुछ शब्द जिन्हें हम कोई भी डायरेक्शन में पढ़े इसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, इसे कहा जाता है पैलिंड्रोम। इन केस ऑफ बेस पेयरिंग, अगर ऐसी बेस पेयरिंग है जिसको अगर हम दोनों भी साइड से रीड करें तो सेम बेस पेयरिंग आता है या फिर सेम रीडिंग आता है, सो इसे भी पैलिंड्रोम कहा जाता है ना। इसके बाद हमें देखना है क्लोनिंग वेक्टर या फिर वेहिकल DNA। सो ये क्या होता है, अभी क्लोनिंग वेक्टर या फिर वेहिकल DNA, अभी हम RDNA टेक्निक में क्या करते हैं, कोई एक डिजायर्ड जीन को हमने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक ऐसा जीन है जो रैपिड ग्रोथ करता है और लेस न्यूट्रिशन को लेता है, कम न्यूट्रिशन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है। सो ये है हमारा डिजायर्ड जीन। इस जीन को हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। ओके, सो इस जीन को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, बट ऐसा नहीं है कि जीन यानी क्या है, DNA का एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा टुकड़ा है। अगर इस टाइप के छोटे से सेगमेंट को हम किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल भी देते हैं, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस जीन को लेकर वापस से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता। ओके, सो इसे करने के लिए अभी हमें क्या चाहिए, एक और ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जिसमें हम इस डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करें, और अभी जेनेटिक मटेरियल कंप्लीटली हमें किसी और सेल में इंट्रोड्यूस करना है ताकि वो जो सेल रहेगा हमने इंट्रोड्यूस किए हुए जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीटली यूटिलाइज करेगा और इसके हमें मल्टीपल कॉपीज देगा। सो दैट्स वाई हम जो डिजायर्ड जीन लेते हैं, ओके, हमने क्या लिया है, एक डिजायर्ड जीन, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया। किसमें इंट्रोड्यूस किया है हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है किसी एक वेक्टर DNA में, यानी कि ऐसा DNA जिसका ना ही इस डिजायर्ड जीन से लेना देना है ना ही किसी होस्ट से लेना देना है, बस ये एक वेक्टर DNA, इसका काम है किसी व्हीकल की तरह काम करना है। इसको हमारे डिजायर्ड जीन लेकर बैठना है और इसको पहुंचाना है हमारे होस्ट सेल में। सो इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है व्हीकल DNA या फिर क्लोनिंग वेक्टर। ये होता है, वेक्टर का मीनिंग है कोई थर्ड पर्सन जिसका एक्चुअल प्रोसेस से कुछ लेना देना है नहीं, बस अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। सो व्हीकल DNA क्या होता है, ये वेक्टर DNA होता है जो सिर्फ हमारे फॉरेन DNA सेगमेंट को कैरी करता है। फॉरेन DNA सेगमेंट का क्या मीनिंग है, हमने जो कट करके लिया हुआ है ना डिजायर्ड जीन, इसे फॉरेन DNA सेगमेंट कहा जाता है। और अभी इस फॉरेन DNA सेगमेंट को हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया है हमारे DNA वेक्टर में, और इसको हम डाल देने वाले हैं किसी एक होस्ट सेल में ताकि इसकी मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाए। सो अभी वेक्टर्स के बारे में बात करें, सो वेक्टर क्या है, वेक्टर हो सकता है ये हमारा प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है जिसके अलग अलग एग्जाम्पल है, कॉस्मिड्स है। सो इसमें से किसी को भी हम एज अ वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, बट काफ़ी कॉमनली यूज़ होने वाले कुछ वेक्टर के एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसमें आता है प्लाज्मिड वेक्टर में आता है PBr 322 PUC और T प्लाज्मिड आता है, और बैक्टीरियोफेजेस में आता है लैम्ब्डाफेज एंड M13 फेज। सो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ये एक्चुअल काफ़ी कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एज अ वेक्टर।
ओके नाउ इसके बाद में हमें 3 अलग अलग टाइप्स देखने हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के 3 अलग अलग टाइप्स कौन से? सो टाइप 1 में आता है ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो साइमल्टेनियसली फंक्शन करता है एज एंडोन्यूक्लियस आल्सो एज अ मिथाइलेज, जिसका एग्जांपल है ECO-K। टाइप सेकंड में आता है ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो कि सेपरेट एक्टिविटी बताते हैं, क्लीविंग के लिए अलग होता है और मिथाइलेशन के लिए अलग अलग होता है। इसके अंदर एग्जांपल आपको दिए हैं ECO-R1। टाइप 3 में आता है ऐसा DNA या फिर ऐसा एंजाइम जो कि हमारे DNA को किसी स्पेसिफिक और नॉन पैलिड्रोमिक सीक्वेंस पर कट करता है, जिसमें एग्जांपल है आपका HPA1। सो ये आपको याद रखना है बस सिंपल कि फर्स्ट वाले में क्या होता है, फर्स्ट टाइप जो है इसमें दोनों भी फंक्शन एट ए टाइम होने वाले हैं, एंडोन्यूक्लियस और मिथाइलेज दोनों का भी। सेकंड में क्या होता है, इसमें दोनों एक्टिविटी सेपरेट है, क्लीविंग का अलग है और मिथाइलेशन का एक्टिविटी अलग है। जो हमारा थर्ड टाइप है इसमें क्या है, कटिंग होता है डीएनए सीक्वेंस का नॉन पैलिड्रोमिक सीक्वेंस पे, किसी स्पेसिफिक नॉन पैलिड्रोम सीक्वेंस पर यहाँ पे कटिंग होता है। अभी जो वेक्टर रहता है हमारा, इस वेक्टर में गुड वेक्टर की क्या क्या क्वालिटीज होती है। सो एक गुड वेक्टर में क्वालिटी होती है सबसे पहले इसका रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंट होता है, ये रेप्लिकेशन के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं होता। सो ऐसा ही हमें वेक्टर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में हमारा जो वेक्टर रहेगा ये इजीली इंट्रोड्यूस होना चाहिए होस्ट सेल में। ऐसा नहीं है कि हमारा वेक्टर तो काफ़ी अच्छे से बन गया बट वो होस्ट सेल के अंदर ही नहीं जा पाता। विदाउट होस्ट सेल हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई होस्ट सेल में उसका इंट्रोडक्शन होना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस हमारा जो वेक्टर है इसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है होस्ट सेल में और होस्ट सेल ने इसको वहीं पे मार गिराया और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ये धरा के धरा रहेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये जो हमारा जीन होता है या फिर होस्ट सेल होता है इसमें कुछ रेजिस्टेंस पावर भी होनी चाहिए ताकि होस्ट सेल इसके ऊपर कोई अटैक ना कर दे। इसके बाद में प्लाज्मिड जो कि एक हमारा वेक्टर है। सो प्लाज्मिड को कॉमनली हम आरडीएनए टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं और कौन से होस्ट के साथ यूज़ करते हैं। सो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है हमारा दैट इज इस्चेरिया कोलाई, इसके साथ यूज़ करते हैं। सो प्लाज्मिड में देखिए बच्चों क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ग्रीन वाला, सो ये रीजन है जिसमें हम कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी का जो पोर्शन है ये सब हमारा जो भी डीएनए है जो भी हमने एक्सट्रैक्ट करके लिया हुआ है ये ओरिजिनल डीएनए होता है, ठीक है। किसी और ऑर्गेनिज्म से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये जो पोर्शन ये कम्प्लीटली ओरिजिनल होता है। बस इतने पोर्शन में हमें जो हमारा डिजायर्ड जीन है इसको इंट्रोड्यूस करना है ताकि हमें रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल सके। इसके बाद में है प्लाज्मिड वेक्टर फॉर द प्लांट्स। अभी प्लांट्स में भी प्लाज्मिड वेक्टर्स होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियन का। ओके सो एक प्लाज्मिड होता है जिसे कहा जाता है टीआई या फिर टी प्लाज्मिड, या फिर टीआई का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग। सो जो टी प्लाज्मिड होता है इसमें कुछ ट्रांसपोजोन होते हैं जिसे टीडीएनए कहा जाता है और ये क्या करता है, विच इंसर्ट द कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू द क्रोमोसोम ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट सेल। सो इसके बारे में एक डिटेल आपको देखना है। प्लाज्मिड वेक्टर फॉर द प्लांट, यस। सो एक डिसीज होता है प्लांट्स में जिसे कहा जाता है क्राउन गॉल, जिसमें क्या होता है कि प्लांट्स में कुछ ट्यूमर जैसे गांठें बनती है ना, उस तरह के कुछ गांठें या फिर ट्यूमर्स बन जाती है। सो ये डिसीज होता है एक बैक्टीरिया के कारण, जिस बैक्टीरिया का नाम है एगोरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। इस बैक्टीरिया के कारण ये जो क्राउन गॉल नाम का डिसीज है ये होता है। अभी ये बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाता है, ये सॉइल में रहता है और फिर यहाँ से ये बैक्टीरिया क्या करता है, उस प्लांट को इन्फेक्ट करता है। सो ये जो बैक्टीरिया है इसी में एक प्लाज्मिड होता है टी प्लाज्मिड, जिसका फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग। सो जो टी प्लाज्मिड है इसमें ट्रांसपोजोन है या फिर इसको हम टी डीएनए भी बोल सकते हैं और ये क्या करता है, ये इंसर्ट करता है कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू द क्रोमोसोम ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट सेल। जो भी प्लांट को इसने इन्फेक्ट किया है उस प्लांट के डीएनए में या फिर उस प्लांट के मटेरियल में ये क्या करता है, इस तरह के इन्फेक्टेड क्रोमोसोम को इंड्यूस करता है। सो दैट्स वाई हम ये बैक्टीरिया, ये जो है हमारा एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियन, इसको एज अ वेक्टर या फिर इसका जो प्लाज्मिड है इसको हम एज अ वेक्टर प्लाज्मिड यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसमें एबिलिटी है कि ये क्या करता है,
ये इसके मल्टीपल कॉपीज जो भी प्लांट को इसने इन्फेक्ट किया है उसमें पहुंचाता है। दैट्स वाई इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को या फिर टीडीएनए को हम यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर। इसके बाद में कंपोनेंट होस्ट। अभी होस्ट क्या है, देखो बच्चों, अभी हमारे पास एक था डिजायर्ड जीन। आरडीएनए टेक्निक के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए था हमारे पास डिजायर्ड जीन, जो हमने ले लिया। ओके, अभी डिजायर्ड जीन को हमें इंड्यूस करना है, सो इसके लिए हमें कोई व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए। सो व्हीकल के लिए हमने क्या ले लिया था, वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए लिया था। ठीक है, सो अब ये दोनों मिल गए, बट अगर हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हमने कर दिया, जिसे हम आर डीएनए कहते हैं या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। सो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एक लिविंग सिस्टम चाहिए जो एक्चुअल में खुद का भी मल्टीप्लिकेशन करे और हमारे इस प्रोटीन का भी मल्टीप्लिकेशन करे। सो ऐसा लिविंग थिंग, ऐसा जिंदा चीज जो क्या करेगा, जो अपने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा। सो इसी को कंपोनेंट होस्ट या फिर क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इसके लिए यूजुअली हम कोई बैक्टीरिया को ही यूज करते हैं, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बैक्टीरिया है हमारा ई कोलाई, बिकॉज इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ईजी होता है और मैक्सिमम रिजल्ट इसमें ऑब्टेन होता है। सो अभी आरडीएनए टेक्निक की मेथोडोलॉजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें चाहिए डीएनए या फिर रिक्वायर्ड जो जीन है इसको हमें आइसोलेट करना है या फिर इसको हमें किसी एक ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करना है। सो ऐसा जीन, ऐसा डीएनए का फ्रैगमेंट जिसमें डिजायर्ड क्वालिटीज या फिर जो हमारा डिजायर्ड जीन था, इसको हमने आइसोलेट किया है। सो इस आइसोलेटेड जीन को हम डीएनए, फॉरेन डीएनए या फिर पैसेंजर डीएनए कह सकते हैं। और ये जो डिजायर्ड जीन था इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम अदर मीन्स ऑल्सो, जिसमें एक है जीनोमिक लाइब्रेरी और एक होता है cDNA लाइब्रेरी। सो क्या होते हैं ये लाइब्रेरीज? ओके, सो अभी हमें कहाँ से ये हमारे फॉरेन जीन मिल सकते हैं। सो ये फॉरेन जीन हमें मिल सकते हैं दो सोर्सेस है इसके, एक है एक है जीनोमिक लाइब्रेरी और एक होता है cDNA लाइब्रेरी। जीनोमिक लाइब्रेरी होता है हमारे प्रोकैरियोट्स के लिए, और प्रोकैरियोट के अंदर कोई भी इनका जो जीनोम है ये कंप्लीट जीनोम स्टोर करके रखा होता है, और ये जो जीनोम है ये रिपीट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, ये यूनिक होता है। दैट्स वाई ये वाली लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा यूज हो सकती है अगर हमें प्लाज्मिड वेक्टर को इसमें से ऑब्टेन करना है या फिर फॉरेन डीएनए अगर हमें लेना है। सो वी कैन यूज दिस जीनोमिक लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी में C रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी अभी देखो ये वाला जो लाइब्रेरी है ये सिर्फ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक है इसको या जेनेटिक मटेरियल है इसको स्टोर करके रखता है, और इसमें काफ़ी बार जो डीएनए होता है या फिर काफ़ी बार जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये रिपीटेड वही सीक्वेंस का होता है। सो दैट्स वाई ये जो लाइब्रेरी इतनी यूजफुल नहीं होती, बिकॉज यूकैरियोट्स में ये सब जो मटेरियल स्टोर करके रखा है ये रिपीटेटिव सीक्वेंस वाला होता है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट दैट मच मीनिंगफुल। सो अभी ये दो एक सोर्सेस है जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे आरडीएनए टेक्निक में टू गेट द फॉरेन जीन। अभी इसके बाद में हमें नेक्स्ट वाला प्रोसेस देखना है, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन। अभी हमें एक डिजायर्ड अगर फॉरेन जीन मिल गया, मान लीजिए ये येलो कलर का है हमारा फॉरेन जीन, और इसको अभी हमें क्या करना है, इसको हमें क्लोनिंग वेक्टर या फिर वेहिकल डीएनए में मिक्स करना है। सो ये रहेगा अपना वेहिकल डीएनए, इसके अंदर हमें इसको मिक्स करना है। अभी ये जो जीन बन रहा है जिसमें हमारा फॉरेन जीन है और प्लस डिजायर्ड जीन एक वेहिकल भी है। सो वेहिकल और हमारा जो डिजायर्ड जीन था इन दोनों को मिला करके जो डीएनए बनता है इसे आरडीएनए या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है, और इसी को हमें यूज करना है आगे के प्रोसेस के लिए। सो ये आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए ये है डोनर सेल यानी जहाँ से हमें हमारा फॉरेन डीएनए डिजायर्ड जीन मिलने वाला है। नाउ वेक्टर हमने ले लिया है, वेक्टर हमारा हो सकता है प्लाज्मिड है या फिर बैक्टीरियोफेज है। इस वेक्टर के अंदर हमने इस डोनर सेल से जो हमने एक टारगेट डीएनए लिया था इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ये दोनों को ज्वाइन करके हमने बना दिया भाई आरडीएनए। अभी आरडीएनए बन गया है, इसको हमें इंसर्ट करना है एक होस्ट बैक्टीरिया में। होस्ट बैक्टीरिया हमारे जीन को ले लेता है और उसके अंदर उसका खुद का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ वो मतलब उसके साथ ही वो अपना जो आरडीएनए इसमें हमने इंसर्ट किया है इसको भी मल्टीप्लाई करने लगता है। फिर जैसे जैसे रिप्रोडक्शन होगा उसके खुद के सेल का या फिर उसके खुद के जेनेटिक मटेरियल का, उसी के साथ साथ हमने जो इसमें आरडीएनए इंट्रोड्यूस किया है इसके भी मल्टीपल कॉपीज हमें मिलते जाएंगे, और एट द एंड वी कैन हार्वेस्ट द
प्रोटीन या फिर जो हमें प्रोटीन चाहिए था वो प्रोटीन हमें मिल जाता है। सो अभी ट्रांसफर करना है हमें इस हमारे आरडीएनए को। सो हमने आरडीएनए बनाया था, हमारा येलो कलर का एक था उसमें स्ट्रैंड एंड वन वाज ब्लू कलर। सो ये है हमारा ये आरडीएनए, ठीक है। सो इसको हमें क्या करना है, कंपिटेंट होस्ट के अंदर ऐड करना है। सो मान लीजिए कि अभी हमारा जो होस्ट है इस होस्ट का कलर समथिंग ग्रीनिश है। सो इस ग्रीन कलर के होस्ट में इसका ये खुद का जेनेटिक मटेरियल है ग्रीन कलर का। सो इसको हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा जीन बना आरडीएनए बनाया हुआ था, सो ये आरडीएनए इसमें बन करके चला गया, ठीक है। सो ये हमने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको हमने क्लोन होने दिया, यानी कि इसके मल्टीपल कॉपीज अब हमारे पास बन करके रेडी हो गए, ठीक है। अब इसमें मल्टीपल कॉपीज तो बन जाते हैं और इन सब में उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल प्लस हमारा आरडीएनए जो था ये भी आ जाता है, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में हमारा आरडीएनए प्रेजेंट रहे। कुछ सेल हो सकते हैं जिसमें हमारा आरडीएनए प्रेजेंट नहीं है। सो हमें स्क्रीनिंग करके ऐसे सेल्स को साइड में निकालना होता है, या फिर ऐसे सेल्स को हमें निगलेक्ट करना होता है जिस सेल में हमारा डिजायर्ड जीन नहीं था। सो इसके लिए मार्कर जीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ तक समझ में आए। सो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द आरडीएनए टेक्निक। सो बचा हुआ जो प्रोसेस है, बचा हुआ जो हमारा पोर्शन इस चैप्टर का, ये देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, और पढ़ते रहिए बुक से। अगर कोई कमेंट, अगर कुछ क्वेरी है सो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट।